Hi everyone, this is the second video of polity. ओके, प्रियम्बल तक हम कब कर चुके थे. अब हम आते हैं अपने प्रियम्बल किया, देन सिटीजनशिप की. ओके, अब अपने फंडामेंटल राइट्स पे आ जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो यार, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम. देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो अपना पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का. और कहाँ से कहाँ तक है, इसमें आपके आर्टिकल हैं इसमें 12 से लेके 35 तक. जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डैट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा. ठीक है, पार्ट 3 इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा. ठीक है, उसके बाद अब पार्ट 3 के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, पर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं आपके 14 से लेके 32 तक. ओके, इतना समझ आया. उसके बाद क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है? तो यस, अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज कहाँ से लिया गया है? तो जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं. ठीक है, और इनका काम क्या है बेसिकली, ये मेंटेन करके रखते हैं आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. ओके, गॉट इट. अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स को समझना भी ज़रूरी है. फीचर्स की अगर हम इसके बात करें तो पहला आ जाएगा नॉट एब्सोल्यूट. नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव अनलिमिटेड फंडामेंटल ऑफ राइट्स. ठीक है, उसके बाद नॉट सैक्रोसेंट. मतलब सैक्रोसेंट का मतलब होता है परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं है. एमरजेंसी के दौरान इसको सीज़ किया जा सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं. ठीक है, टोटल आज के टाइम में अगर आप बात करो तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, पर अर्लियर कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे. ओके, एक एक करके समझते हैं कौन कौन से. अगर आपके पहले फंडामेंटल राइट की बात करें तो डैट इज़ राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसकी बात करता है. ओके, नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इसकी बात करता है. थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल आपका 23 एंड 24 इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फोर्थ वन इज़ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. ओके, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसकी बात करते हैं. उसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करें तो डैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 आर्टिकल्स. ठीक है, उसके बाद 6 की अगर हम बात करें तो पहले की बात कर रही हूँ मैं. पहले था राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, आर्टिकल 31. बट अब इसे हटा दिया गया है कि राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट बन चुका है. ठीक है, और जो इसका आर्टिकल है वो अब आपका 300 है. ओके, गॉट इट. 300 पार्ट 12 का पार्ट है. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट राइट है आज के टाइम में, डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें आपकी रिट्स आ जाती हैं आर्टिकल 30. ओके, समझ आ गया. अब एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपका आ जाता है कौन सा, इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. सबसे पहले आ जाता है आपका कौन सा, आर्टिकल 12. बेसिकली जो आर्टिकल 12 है उसमें आपकी डेफिनेशन दे रखी है. डेफिनेशन दे रखी है किसकी? स्टेट की. इसमें कहा गया है कि जितनी भी आपकी पब्लिक बॉडीज़ हैं, जितनी भी आपकी पब्लिक बॉडीज़ हैं, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ स्टेट. ओके, उसके बाद आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 में बात कर रखी है किसकी? इनकंसिस्टेंट लॉज की. इनकंसिस्टेंट लॉ मतलब लॉज विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है
उन लॉज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब शुरू हो जाता है आपका कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के दो पार्ट्स हैं, 14A 14B। 14A की अगर आप बात करो तो वो बात करता है किस चीज़ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आई, नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव राइट। और हमने ये कहाँ से ले रखा है, हमने ये ब्रिटेन से ले रखा है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सीडीएस पूछ लेता है। ओके, डिटेल में बी वाला है आपका, ए था आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब इक्वल विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल विल बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये एक आपका पॉजिटिव राइट है और ये हमने यूएसए से ले रखा है। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वाला है ना कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपीज, एमएलएज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये वाले। ठीक है, आ जाओ अपने आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 के चार पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड, चार क्लॉज हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस। क्लॉज ए क्या बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से देखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, बर्थ प्लेस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 15 की क्लॉज 1 में कितने बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने को बोला गया है, तो 5 बेसिस पे। कौन कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब इन 5 में से किसी भी बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते कि आपको होटल में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको किसी प्राइवेट स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, अब क्लॉज 3 बोलता है कि जो वीमेन है और चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसको आप मेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे। ठीक है, उसको आप मेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे। उसके बाद जो आपका SC ST OBC है उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उनमें भी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि औरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गॉट इट। चलो, अब आ जाता है आर्टिकल आपका 16। ठीक है, आर्टिकल 16 में दो क्लॉज हैं, पर पहले आर्टिकल 16 क्या है वो समझ लो। आर्टिकल 16 बोलता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उन सभी में सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सभी को क्या मिलेगी, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें दो क्लॉज हैं आपके। पहला बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑनली, इसमें एक वर्ड आता है ऑनली ऑफ। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड्स बोल रहे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, अब याद रखना इसमें आपके 6 ग्राउंड्स हैं, किसमें, आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल 15 में आपके कितने थे, 5 ग्राउंड्स थे। ठीक है, अच्छा, देखो 16 है ना जो, उसकी थोड़े जो थर्ड और फोर्थ भी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ इसलिए। ठीक है, देखो थर्ड क्लॉज बोलता है कि अगर कोई भी वैकेंसी हो ना किसी पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, मतलब मान लो कि सिर्फ मुझे राजस्थान में इस जॉब के लिए वैकेंसी निकालनी है, क्लर्क की जॉब के लिए वैकेंसी निकालनी है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि हाँ भाई मैं सिर्फ राजस्थान में ही निकालूंगी। उसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बाकी स्टेट के लोगों के साथ उल्लंघन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत ही उसी स्टेट में है ना उस वैकेंसी की, इस तरह से। तो पार्लियामेंट ये काम कर सकती है।
फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है कि जो रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है वो हो सकती है, उसमें आप ये नहीं कहोगे कि आर्टिकल 16 का विरोध हो रहा है। गॉट इट? समझ आ गया? अब देखो, एक कुछ ना इम्पॉर्टेंट कमीशंस आती हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, ठीक है, रिजर्वेशन इन सब पे, वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। पहली आ जाती है आपकी कौन सी? केलकर। केलकर कमीशन कब आई? 1953 में आई। इस कमीशन को बोला जाता है आपकी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन क्या था वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने रिकमेंड किया कि यार तुम कास्ट को ही बेस बना लो, किस चीज़ का? बैकवर्ड क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन का, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन का। कहने का मतलब क्या है कि जो रिजर्वेशन है ना, दैट शुड बी कास्ट बेस्ड, ठीक है, कि जो जो कास्ट बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। अब इसमें होता क्या कि ज़रूरी नहीं है कि हर बैकवर्ड, हर लोअर क्लास क्या है, बैकवर्ड है, बट इस कमीशन के अकॉर्डिंग कि जो लोअर क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको क्या दे दो आप? रिजर्वेशन दे दो। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर लोअर क्लास बैकवर्ड हो। ओके, फिर आती है आपकी कौन सी? मंडल कमीशन। कब आई? 1980 में आई, ठीक है। मंडल कमीशन को बोला जाता है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो मेंबर्स हैं ओबीसी के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किस चीज़ में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में। और 1980 में इन्होंने ये कमीशन आया। 1990 में 1990 में जब आपकी आती है गवर्नमेंट किसकी? पीवी नरसिम्हा राव जी की, तो उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऑलरेडी दी जा रही थी, टोटल होगी 37% रिजर्वेशन। तो एक एडवोकेट होते हैं, उनका नाम होता है क्या? इंदिरा स्वानी। ये एक एडवोकेट होते हैं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हुए कि यार एक्चुअल में रिजर्वेशन मिल कितनी सकती है भाई, ऐसे तो तुम रिजर्वेशन ही देते रहोगे। रिजर्वेशन का मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है कि इससे ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। समझ आ गई होगी ये चीज़ें। अब आ जाओ अपने आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 आपका बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका अबोलिशन, मतलब उसको ख़त्म। अब वो अनटचेबिलिटी चाहे स्टेट करे, मतलब कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय करे, या फिर कोई प्राइवेट करे, दोनों के लिए कानूनी अपराध है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 बात करता है आपकी किसकी? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है, मतलब टाइटल्स को ख़त्म कर दो। टाइटल्स कैसे? कि कोई भी टाइटल, राजा, ठीक है, सूबेदार, डॉक्टर, कर्नल। अब ये क्या, डॉक्टर कर्नल तो यार लगाते हैं लोग अपने नाम के आगे, तो दीज आर अकेडमिक। डॉक्टर क्या एक अकेडमिक टाइटल है, और कर्नल क्या है? एक मिलिट्री टाइटल है। ये टाइटल्स चल सकते हैं, बट जो आपका ये राजा हो गया, ये वगैरह, ये नहीं चल सकते। ओके, इसके भी आगे क्लॉज है। क्लॉज 1 क्या बोलता है कि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा स्टेट किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकती। ओके, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स दिए जा सकते हैं। उसके बाद क्लॉज बी बोलता है इसका कि जो इंडियन सिटीजन है ना, वो फॉरेन के टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड, अब देखो, पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है पर इंडिया में कोई ऑफिस होल्ड करता है, इंडिया में किसी ट्रस्ट या फिर कोई एनजीओ या कुछ भी कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है वो बेसिकली, ठीक है, तो अगर उसको
फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करना है तो प्रेसिडेंट की, इंडिया के प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट। हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी ख़त्म। आ जाओ अपने सेकंड राइट पे, डेट इज़ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसका आ जाता है सबसे पहले आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्लॉज क्या क्या है वो देखो कि आपके पास फ्रीडम है किस चीज़ की। पहला बोलता है इसका कि आपके पास फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ। अब देखो एक बस सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, उसके थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। कर दिया मैंने। सी की स्पेलिंग क्या होती है? SEAUMRP, CUMRP। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम MRP देखो यार, UMRP ऐसे। देखो तो पहला क्लॉज बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्लॉज बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल, मतलब इकट्ठा होने की फ्रीडम है आपके पास। तीसरा क्लॉज बोलता है टू फॉर्म अ यूनियन, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ क्लॉज बोलता है मूव एनीवेयर इन इंडिया। फिफ्थ बोलता है आर से रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप रह सकते हैं। और आपका सिक्स्थ बोलता है क्या कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए काबिलियत है, आपने MBBS कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो? डॉक्टर बन सकते हो, सिंपल। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने 1 लिख रखा है ना, 1 के आगे ये क्लॉज है, 1 के आगे ये पार्ट है। अब 2 आता है आपका, ठीक है। 2 सिंपल बोलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं भाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मूव एनीवेयर लिख रखा है तो तुम मिलिट्री एरिया में जाके मूव हो जाओ, नहीं। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 ध्यान से पढ़ो। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या मतलब है इसका? मान लो कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, मतलब तुम्हारा जो जुल्म है वो कोर्ट में प्रूव हो गया कि हाँ भाई तुमने ये क्राइम कर रखा है, ठीक है। पर जब तुम्हारा दोष सिद्ध हो गया, तुम्हारा ऑफेंस सिद्ध हो गया, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के, ये क्या करा मैंने, प्रोटेक्शन, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के कुछ तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कोई भी बंदा किसी भी क्राइम के लिए, एक बार दोबारा से समझाती हूँ, नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि किसी भी बंदे को ना आप दोषी सिद्ध नहीं कर सकते उस काम के लिए जो जुल्म नहीं था जब वो काम किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 2018 में सोना चोरी कर लिया, बट 2018 में सोना चोरी करना का क्या जुल्म था ही नहीं, ठीक है। अब 2022 में जाके कानून बन गया कि जिसने सोना चोरी किया है वो एक गैर कानूनी चीज़ है, गलत है, तो गिरफ्तार कर लो। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे 2018 के क्राइम के लिए मुझे अरेस्ट कर लेंगे, वो गलत है। गॉट इट। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है? दूसरी चीज़ इसमें ऐसा आता है कि मान लो कि 2018 में मर्डर करने के लिए जो सज़ा थी वो आपकी 7 साल थी, और 2021 में आके वो सज़ा आपकी 22 साल कर दी, ठीक है। और मेरा जो मर्डर है वो आके आपका 21 में प्रूव हुआ या 18 में ही प्रूव हो गया, तो ये नहीं करेंगे कि मेरा सज़ा बढ़ा के 22 साल कर देंगे, नहीं। जो मेरी सज़ा, मतलब जो मुझे सज़ा मिलेगी ना, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी जब मैंने वो कोई जुल्म किया है। ये क्लॉज 1 था। क्लॉज 2 देख लो।
क्लॉज 2 बोलता है आपका नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब वन क्राइम और वन पनिशमेंट। ओके, मुझे एक ही क्राइम के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। थर्ड बोलते हैं आपके नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब पुलिस डंडे मार मार के आपको ये नहीं बोल सकती कि जुल्म कबूल कर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है आपका सिंपल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो राइट है ना आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका सिटीजन्स को भी अवेलेबल है एंड नॉन सिटीजन्स मतलब टूरिस्ट को भी अवेलेबल है। ठीक है। इसमें ना एक दो केस आते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, आपके पास हर चीज़ का राइट है, प्योर हवा लेने का, डॉक्टर के पास जाने का, सब कुछ। मतलब एक चीज़ याद रख लेना बस, अगर ये पूछा जाए ना कि किस आर्टिकल में आता है और आपको बाकी सारे आर्टिकल अच्छे से आते हों फंडामेंटल राइट के, उसमें से किसी में भी नहीं आ रहा है तो वो इसमें ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ दे रखी है, हर चीज़। ठीक। इसमें कुछ केसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला आ जाता है आपका AK गोपालन केस। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। मतलब कोई भी बंदा अपनी लाइफ नहीं ले सकता, कोई भी बंदा खुद को नहीं मार सकता, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो लॉ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कोई बंदा, किसी बंदे की लाइफ ली जा सकती है। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड आ जाता है आपका मेनका गांधी केस। इस केस के बाद हमें राइट मिला, राइट टू मूव अब्रॉड, एक फंडामेंटल राइट है। ओके। इनका बेसिकली पासपोर्ट सीज कर दिया गया था बिना किसी बात के, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकल के आई, दैट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ऐसा कानून है जो गवर्नमेंट को रोकता है ऐसा कानून बनाने से जिससे नागरिकों का अब्यूज़ हो बेसिकली। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सरकार कल को ये कानून बना दे कि जितने भी शॉर्ट हेयर वाले बंदे हैं, ठीक है, उनको जेल में डाल दो, या जितने भी दाढ़ी वाले बंदे हैं उनको जेल में डाल दो, तो वो क्या है, वो एक नॉनसेंस चीज़ है। ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है, रोकता है सरकार को ऐसे कानून बनाने से। उसके बाद एक और केस आता है आपका उन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली इससे हमें एक चीज़ मिली, डैट इज़ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 21 कि इसमें क्या क्या दे रखा है, अदरवाइज़ पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब आर्टिकल 21A की बात कर लेते हैं। ये हमें राइट देता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसका? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, से 6 से लेके 14, 6 to 14 एज के बच्चों के लिए। और ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू। गॉट इट। अब आ जाओ अपने आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब 20 और 22 में कंफ्यूज मत होना, है ना। 20 में आपका दोष प्रूव हो चुका है, आप दोषी हो आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, पर 22 में अगर आपको अरेस्ट कर ले, डिटेन करके रख ले, कहीं बंद करके रख ले, ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई अगर ऐसा हो ना तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को 24 घंटे के अंदर। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है। आपको आपके अरेस्ट का रीज़न बताया जाएगा, और अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले बात तो आपको लॉयर लेने की पूरी परमिशन है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लॉयर को चूज़ कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एक सरकारी लॉयर भी दिया जाएगा। ठीक, समझ आ गया। राइट टू इक्वालिटी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आ जाओ अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 इससे डील करते हैं।
पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 23 से। इसमें 2 क्लॉज हैं। पहला बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब आप व्यापार नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग समझते हो ना, ज़बरदस्ती किसी ह्यूमन को भेज देना कहीं या फिर उसके ऑर्गन्स निकाल के बेच देना, वो वाली चीज़। ठीक है, आप वो नहीं कर सकते, उससे आपको प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। दूसरा क्लॉज बोलता है जो फोर्स्ड लेबर है, ज़बरदस्ती जो मजदूरी कराई जाती है, वो भी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 पे आ जाओ। एक सेकेंड यार। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट हजार्डस प्लेसेस। मतलब जो हानिकारक जगहें हैं, जहरीली जगहें हैं बेसिकली। ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोक लगाई गई है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। ओके, गॉट इट। अब आ जाओ, नेक्स्ट राइट है आपका कौन सा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, इसको बोला गया है हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करता है। ठीक है, हॉलमार्क होता है एक तरह से नमूना, कि अगर आपने डेमोक्रेसी का नमूना देखना है तो इस आर्टिकल को देख लो। ठीक है, आ जाओ आर्टिकल 25 की बात करते हैं। इसमें आपको फ्रीडम दे रखी है, किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, C+P³। मतलब पहला क्लॉज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब सोचना। दूसरा क्लॉज पी से आ जाएगा आपका प्रोफेस, मतलब मानना। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी भगवान को मानो भाई। प्रैक्टिस मतलब अपने रीति रिवाजों की प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोपेगेशन, अगर आप उसको फैलाना चाहते हो, उसका प्रचार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इसमें ना बात कर रखी है इंडिविजुअल की, हर एक बंदा ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ अपने आर्टिकल 26 पे। इसमें फ्रीडम है आपकी, फ्रीडम टू, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना आपने, RTA, रट्टा। तो फ्रीडम टू आर्टिकल 26 में R से हो जाएगा मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। अब ये याद रखना, ये कलेक्टिव बात हो रही है, मतलब हर ग्रुप में भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आर्टिकल 27 देखो, R हो गया ना ख़त्म। अब T पे आ जाओ। आपको है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको हिंदू के लिए हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है फ्रीडम फ्रॉम, ए से आ जाएगा आपका अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस एट एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब मान लो कि माता रानी का जगराता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू को उस मंदिर में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ की फ्रीडम दे रखी है आपको इस आर्टिकल के अंदर, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी स्कूल हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें किसी भी एक धर्म के बारे में ना पढ़ाया जाए, नॉर्मल पढ़ाई करी जाए। ठीक है, अगर जो आपका इंस्टीट्यूट है, अगर आपका स्कूल है, ठीक है, या आपका कॉलेज है, वो किसी एक धर्म के लोगों ने ही बनाया है, मान लो कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक स्कूल बना दिया, तो वो लोग अपने स्कूल में वो चीज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई हम अपने कुरान पढ़ाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। ओके, फिफ्थ देख लो नेक्स्ट,
फिफ्थ आ जाता है आपका कौन सा राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30 में है। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है, बेसिकली ना आर्टिकल 29 में आपको प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज आपका बोलता है कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को या फिर अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आपके पास राइट टू एजुकेशन है, मतलब कि बेसिकली देखो जो स्टेट फंड पे चल रहे हैं ना इंस्टीट्यूशन, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं बेसिकली, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, किस धर्म से हो, किस जात से हो, आपको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिंपल। आर्टिकल 30 देखो, इसमें आपको दे रखा है राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, स्थापना करना और उसके बाद उसको चलाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा यार अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश भी कर सकता है और उसको चला भी सकता है, ठीक है। ये दे रखा है आपको। अब आ जाओ, लास्ट बचता है आपका सिक्स्थ, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोला किसने, आपके BR अम्बेडकर जी ने। उसके बाद इनको रिट्स भी बोला जाता है। रिट्स का एक्चुअल में मतलब होता है स्टे, स्टे, ठीक है। अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट लगाता है और आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वो रिट्स लगाने से मना नहीं कर सकती, कांट रिफ्यूज़, ठीक है। पर हाई कोर्ट मना कर सकती है, इट कैन रिफ्यूज़, ठीक है। उसके बाद रिट्स पढ़ लेते हैं एक एक करके। पहली आ जाती है आपकी कौन सी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी, मतलब पर्सन को प्रोड्यूस करो भाई, पर्सन को सामने लेके आओ, ठीक है। ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट लगाई जा सकती है, ठीक है। दूसरी देख लो, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, हम तुम्हें कमांड देते हैं, ठीक है। मतलब ये पब्लिक बॉडीज़ के अगेंस्ट जाएगी, पहले वो देख लो। जब पब्लिक सर्वेंट होता है ना, वो कोई काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको काम करवाने के लिए ये रिट पास कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप मतलब इसका प्रिवेंटिव नेचर होता है, किसी गलत काम को होने से पहले ही उसको रोक लेना, ठीक है। ये आपकी जुडिशियल बॉडीज़ प्लस क्वासी जुडिशियल, मतलब जो आधी जुडिशरी की तरह काम करती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट लगाई जा सकती है। फोर्थ देख लो, फोर्थ इज़ योर को वेरेंटो। को वेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। इसका नेचर कैसा था, प्रिवेंटिव था, मतलब पहले ही रोक देती थी। इसका नेचर क्योर है, मतलब अब गलत काम कर दिया, अब उसको ठीक करना, ठीक है। ये भी जुडिशियल प्लस क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। फिफ्थ आ जाएंगी आपकी कौन सी, सर्शरी। सर्शरी मतलब टू सर्टिफाई, ठीक है। कब कब लगाई जा सकती है, मान लो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब ये पंजाब है और जो इसका हाई कोर्ट है ना,
वो सिर्फ इतने इतने एरिया की बात, लोगों की बात सुन रहा है, यहाँ वाले एरिया की बात ही नहीं सुन रहा, ठीक है। वैसे पंजाब का हाई कोर्ट तो चंडीगढ़ में, पर चलो ठीक है, यहाँ के लोगों की बात ही नहीं सुन रहा, ऐसे मान के चल लो। उसके बाद एक्सेस ज्यूरिस्डिक्शन। एक्सेस का मतलब क्या है कि हिमाचल है और हिमाचल के जो जज हैं ना, हाई कोर्ट के जज हैं, वो हरियाणा के लोगों के ऊपर भी लगे हैं डिसीजन लेने, तो वो एक्सेस ज्यूरिस्डिक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी ने कोई गलती कर दी, एरर ऑफ लॉ हो गया, या फिर जो आपका जज है वो फेयर हियरिंग नहीं ले रहा। फेयर हियरिंग मतलब एक दो लोग हैं, ठीक है, ये अपना बात बोल रहा है, ये अपना बात, इस वाले की बात तो सुन रहा है पर इस वाले की बात नहीं सुन रहा, तो वो अनफेयर हियरिंग होगी ना, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी आपका सर्जरी लगाया जा सकता है। गॉट इट। आ जाओ, अब हम आर्टिकल 33 भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आर्टिकल 33 में बेसिकली क्या है कि जो ये पार्लियामेंट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के पास इतने फंडामेंटल राइट्स नहीं होते जितने एक नॉर्मल नागरिक के पास होते हैं। पार्लियामेंट उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? जब बेसिकली मार्शल लॉ इम्पोज हो किसी स्टेट में, मान लो कि हिमाचल में या फिर अभी मणिपुर में, कहीं पे भी मार्शल लॉ इम्पोज हो गया, मार्शल लॉ मतलब जो मिलिट्री रूल है बेसिकली, वो इम्पोज हो गया, तो वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 35 देखो, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनको बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता, ठीक है। 35 में क्या बोला हमने? कुछ लॉज को बनाने का राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता। गॉट इट। हो गए हमारे फंडामेंटल राइट खत्म। डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 3 हम खत्म कर चुके हैं, आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 डील करता है आपका किससे? डीपीएसपी से, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें है। उसके बाद इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें स्टेट को डायरेक्ट किया गया है, मतलब देश को डायरेक्ट किया गया है, देश को डायरेक्शंस दी गई हैं कि तुम्हें अपने अपने देश में ये चीज़ें लेके आनी है, ठीक है, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, एक स्टेट का वेलफेयर हो सके। हमने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। जो डीपीएसपी है वो आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, गॉट इट। अब अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इसका आर्टिकल 36 से शुरुआत होती है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दे रखी है किसकी? स्टेट की। सेम डेफिनेशन जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में दे रखी थी, डैट इज कि जो ऑल दी पब्लिक बॉडीज़ हैं, जितनी भी पब्लिक बॉडीज़ हैं, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, गॉट इट। उसके बाद आर्टिकल 37 बोलता है आपका कि जो डीपीएसपी है ना, दोज कांट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट में आप इनको क्या कर सकते? एनफोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है आपका? आर्टिकल 38 को ध्यान से सुनना क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ ये बोल रहा है कि वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करना है। क्या बोला इसने? वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करना एक ऐसे सोशल ऑर्डर के थ्रू जहाँ पे जस्टिस हो, ठीक है। वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करना एक ऐसे सोशल ऑर्डर के थ्रू जहाँ जस्टिस हो। और कितने तरह का जस्टिस? 3 तरह का, सेम एज अर्लियर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। पहली चीज़ इसमें ये बोली। दूसरी चीज़ इसमें बोली टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। और किस में इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना? आपकी इनकम के स्टेटस में, फैसिलिटीज में, आपकी अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। इस वाले पोर्शन को ऐड करा गया है थ्रू, सॉरी 44th आएगा, 97 कैसे लिख दिया मैंने, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। ओके, गॉट इट। आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने।
आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में आपके 6 प्रोविजंस हैं, ध्यान से सुनना, याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। क्या बोला हमने? लाइवलीहुड के एडिक्वेट्स में मतलब सही तरह तरह तरीके की जिंदगी जीने के जो मीन्स होते हैं, वेज होते हैं, ठीक है, ज़रूरतें होती हैं, वो सभी को मिले। ठीक है, मतलब लाइवलीहुड की बात करी। दूसरे में इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब जो भी मतलब मटेरियल होता है, चाहे वो कुछ भी है, खाने पीने से लेके कपड़ा, ये सब, और घर, ये सब। ठीक है, इक्वी सबको बराबर बराबर बांटा जाए ये चीज़। उसके बाद थर्ड बोलता है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन याद रख लेना कि वेल्थ को एक जगह इकट्ठा होने से आपको रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आपका एक आदमी और औरत बराबर काम कर रही हैं तो उनको सैलरी भी बराबर मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिएबल अब्यूज। किसकी? वर्कर्स की एंड चिल्ड्रन की हेल्थ के बारे में बोल रहा है। ध्यान रखना है, मतलब इनको किससे बचाना है? फोर्स लेबर से बचाना है। ठीक है, उसके बाद एफ कहता है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कहा? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों को दूध मिले, सारे पोषक तत्व मिले, इस वाली चीज़ को ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ध्यान रखना, जो 42nd हुई है वो हुई है 1976 में, 44th हुई है 1978 में। ठीक है, याद कैसे रखोगे? सिंपल, लाइवलीहुड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन एंड फिर इक्वल पे। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ना, इसमें आप हेल्थ याद रख लेना। ठीक है, हेल्थ, हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है ताकि फोर्स लेबर को ना करवाया जा सके। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। गॉट इट? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाता है आपका 39A। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? प्रमोट जस्टिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, क्या बोला? कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू उसको ऐड किया गया है। क्या बोला? इक्वल अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ की इक्वल? बेसिकली जो जस्टिस है ना, उसको प्रमोट करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो पुअर है उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, ये चीज़ बोली गई है। गॉट इट? उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बात करी गई है विलेज पंचायत की। ठीक है, और इसको ऐड भी कर दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 41 में लोगों को राइट दे रखा है किस चीज़ का? वर्क का, एजुकेशन का एंड पब्लिक असिस्टेंस का। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट बॉडीज़ उनकी हेल्प करेंगी, सिंपल। ठीक है, आर्टिकल 42 की बात करें। आर्टिकल 42 में बोला है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ की कंडीशन जस्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ह्यूमेन होनी चाहिए, मतलब एक ह्यूमंस के लिए जैसे होती है वैसी होनी चाहिए। एंड
मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ इसको ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। आर्टिकल 43 क्या बोलता है आपको? जो लिविंग वेज है, लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? गुजारे लायक। ठीक है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, कि भाई कम से कम इतनी सैलरी तो दो कि उनका गुजारा हो जाए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। ये पूछ लिया जाता है ना, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है आपका आर्टिकल 43 का ए। इसमें बोला गया है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्या बोला? कि भाई मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में जो आपके वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट इतना? इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। उसके बाद 43 का बी आ जाता है। इसमें बोला गया कि जो आपकी कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं उसको प्रमोट करो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को प्रमोट करो। आर्टिकल 44 आ जाता है, दिस इज़ वेरी फेमस, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। इसके बारे में बात होती है। इसका मतलब क्या है कि सभी रिलीजन के लोगों के लिए सेम लॉज होने चाहिए एक देश में। ठीक है, आर्टिकल 45 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। क्या बोला? अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए प्रोविजंस होनी चाहिए, और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 से लेके 14 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट है, पर वो बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम है उनके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं किसमें? आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 46 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन के लेवल को, ठीक है, पोषक तत्वों के लेवल को इंक्रीज करे, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। क्या क्या बोल दिया? न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाओ भाई, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का रहने का तौर तरीका है, ठीक है, उसको भी अपलिफ्ट करो, उसको भी अच्छा करो, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करो। आर्टिकल 47 में 3 बातें हो रही हैं, न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करो। और एक और बात जो इसमें इंपॉर्टेंट हो रही है, दैट इज़ कि जो आपके इंटॉक्सिकेंट्स हैं, मतलब आपके शराब है, इसको बंद करो भाई, नशे पत्ते हैं कोई भी, उनको बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? आपके एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि जो गऊ हत्या है, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, उसको बैन कर दो। ठीक है, गॉट इट? आ जाओ आर्टिकल 48 ए पे। ठीक है, आर्टिकल 48 बोलता है कि प्रोटेक्ट करो और इम्प्रूवमेंट करो। क्या बोला? प्रोटेक्ट करो एंड इम्प्रूवमेंट करो। किस चीज़ की? अपने एनवायरनमेंट की, ठीक है, अपने फॉरेस्ट की, अपनी वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, ये चीज़ ऐड करी गई थी थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। समझ आ गया? उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 49।
ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो आपके देश में मॉन्यूमेंट्स है ना, मॉन्यूमेंट समझते हो ना, कि कोई किले वगैरह हैं, कोई पुराना इमारत है, कोई पुराना पिलर है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करो, ख़त्म मत होने दो उन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50 है, ये बोलता है कि जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी उसको अलग रखो, सेपरेट रखो, किससे, एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी को सेपरेट रखो, किससे, एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 15(1) बोलता है कि प्रोटेक्ट करो किस चीज़ को, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करो, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं। तो ये थे हमारे क्या डीपीएसपी। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपका, एक मिनट रुको, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुई हैं, ठीक है। आपको बस याद वो वाली रखनी है जो किसी और से ऐड हुई है, जैसे कि आर्टिकल 43B में था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो ऐड हुई थी आपकी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, उस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है, इसको अलग से लिख लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। और एक आपकी विलेज पंचायत थी, विलेज पंचायत ये आपकी हुई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, ठीक है। उसके बाद एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, दैट वाज कि मिनिमाइज इक्वालिटीज़, इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब में आपको इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कौन सा आर्टिकल था ये, आर्टिकल 38, ओके, गॉट इट, बस ये याद रख लेना, बाकी सारे 42nd से ऐड हुए होंगे, अगर पूछा जाएगा कि हाँ ये किससे ऐड हुआ था। अब अगर ये पूछा जाए कि जो आपका डीपीएसपी है इससे रिलेटेड कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है, तो याद रखना कि जो आपका कराची रेजोल्यूशन हुआ था 1931 का, वो डीपीएसपी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होगा, गॉट इट। ये थे हमारे डीपीएसपी। अब हम आ जाते हैं किस पे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, ठीक है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट कौन सा है, पार्ट पूछा जाए तो पार्ट आपका 4 क्लॉज ए है, ठीक है। इस पूरे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, इसीलिए इससे इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई, इसीलिए उसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अगर पूछा जाए कि ओरिजिनली वी हैड हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो आप कहोगे एट दैट टाइम वी हैड नो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मतलब आपकी ज़ीरो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में इंदिरा गांधी के पीरियड में, ठीक है, एक कमेटी बैठती है जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आती हैं आपकी क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस टाइम पे ऐड की जाती हैं। उसके बाद जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको बाद में ऐड किया जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू, गॉट इट। चलो आ जाओ आगे। उसके बाद अब एक एक करके अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आपको 3 शब्द याद रखने हैं, डैट इज रिस्पेक्ट, फॉलो और ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है आपको अपने आइडियल्स, मतलब अपने आदर्शों को और अपने
इंस्टीट्यूशंस को, अपनी संस्थाओं को, ठीक है। अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है और अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसमें नेशनल सॉन्ग मेंशन है, तो जी नहीं, इसमें नेशनल सॉन्ग मेंशन नहीं है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडियल्स एंड योर इंस्टीट्यूशंस, ओके। फॉलो करना है किसको, नोबल आइडियल्स को, नोबल अच्छे आदर्शों को, ठीक है, जो नेशनल स्ट्रगल को या फिर देश की फ्रीडम को प्रमोट करते हैं। गॉट इट। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है किस चीज़ को, एक वर्ड याद रख लो, सूली, ठीक है, सूली। तो प्रोटेक्ट करना है, एस से आ जाएगा आपका सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, एल से कुछ भी नहीं है, और आपको अपनी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है आपका, ये क्लॉज 1 था, ये क्लॉज 2, ये 3 क्लॉज नहीं, मतलब पहली फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, डी फंडामेंटल ड्यूटी। डी से याद रखोगे डिफेंड, डिफेंड करना है अपनी कंट्री को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ई, ई का मतलब 5 पोजीशन होती है ई की, और 5 उंगलियों से बनती है आपकी मुट्ठी, और मुट्ठी में ताकत होती है भाईचारे की, मतलब ब्रदरहुड की, ठीक है। तो ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, ठीक है। एंड ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी प्रथाओं को त्यागना है जिससे विमेन की डिग्निटी को आंच पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिसेस को त्यागना है, ओके। नेक्स्ट एफ देखो, एफ से पी बना सकते हो ना, एफ से पी बना सकते हो। तो प्रिजर्व करके रखना है किस चीज़ को, अपने रिच हेरिटेज को, अपने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है। गॉट इट। कितना समझ आया? लो जी, फिर से हैंग लग गया करने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, न्यू विंडो ले लेती हूँ। चलो ठीक है, अपने रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। अब जी आ गया, जी से याद रखो ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है आपका, आपके फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, और आपकी वाइल्ड लाइफ आती है, ओके। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं आपके, फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, एंड आपकी वाइल्ड लाइफ आती है। गॉट इट। जी हो गया। एच, एच, एच से याद रखोगे कि आपको डेवलप करना है, एच से याद रखोगे कि आपको डेवलप करना है क्या, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, कि आपका मन होना चाहिए साइंस की तरफ, ठीक है। और इंक्वायरी, क्वेश्चन पूछने की, और इंफॉर्मेशन जानने की आप में स्पिरिट होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। इन दोनों की आप में स्पिरिट होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें आपको डेवलप करनी है, ठीक है। गॉट इट। एच से याद रखोगे ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी एंड इन्फॉर्म की स्पिरिट। गॉट इट। आई, अब आई से याद रखना है, आई की पोजीशन क्या है, नाइन्थ, नाइन्थ मतलब नो, ठीक है, 9 ही होता है ना। तो नो करना है किस चीज़ को, वायलेंस को, मतलब वायलेंस को क्या करना है, एब्ज्योर करना है, त्यागना है, नो करना है, ठीक है। और अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, बचाना है आपको, ठीक है। इतना समझ आ गया। जे, जे से एक प्लेयर का याद नाम रख लो, जडेजा, जडेजा। तो जडेजा क्या है, जडेजा एक ऑलराउंडर है ना। तो फिर आपको भी एक्सेलेंस करनी है, मतलब एक्सेलेंट इंसान बनना है इन ऑल स्फीयर्स, हर चीज़ में आप तेज होने चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स में भी, पढ़ने में भी, बोलने में भी, ठीक है। और एक लास्ट ध्यान रखोगे 11th के,
के बाद में ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू। इसमें आपको बोला गया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, किसके लिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। गॉट इट? तो ये थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, इसको हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।